हमने पार्ट 1 में ये डिस्कस कर लिया था कि जनजातीय लोग कौन थे, ये किस प्रकार अपना जीवन चलाते थे, जो खानाबदोश थे वो लोग कौन थे, और बंजारे किस प्रकार अपने परिवार के साथ यात्रा करते थे। हमने इन सारी चीज़ों को पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट में हमारा आता है कि बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आईं, और दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा भी दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियां जैसे कि सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में भी आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषता कृषि वाले क्षेत्र में। यानी जो कृषि वाले क्षेत्र थे उन पर उन्होंने अपने आप को कब्जा कर लिया और वहाँ पे लोग रहने लगे। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हुए। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का भी इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। यानी जिस प्रकार राजपूत अपनी चीज़ों को यानी कि अपनी संपदाओं का परिवर्तन कर रहे थे, उसी का अनुसरण जो है वो जनजात लोग भी करने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां थीं वो जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में भी अपनी जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की जो प्रभुत्वशाली जनजातियां थीं, वे काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे हैं। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। यानी जो जाति व्यवस्था थी उसको जो ये लोग थे, जनजाति लोग थे, उसको वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वो समाज में जो गैर बराबरी की परंपरा है उसको ये प्रतिनिधित्व करती थी। इसलिए जो जनजाति थी वो इसको नहीं मानती थी। राज्यों की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। इसके पहले यहाँ पे जो दिया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे जाति पर विचार विमर्श किया गया है, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये एडिशनल फैक्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उईकोंडम उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का यहाँ पे वर्णन मिलता है। वे रथकारों का मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रथ बनाने वाले लोग। ठीक है, तो वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, जिसमें क्या शामिल था, जिसमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिरों द्वारा बनाना, ठीक है, यानी कि जो मंदिर का द्वार है उसको बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, जो बलि के लिए लकड़ियों से सजे सामान थे उसको तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर को बनाना भी इसमें शामिल था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में हमारा आता है कि नज़दीक से इसमें नज़र डाला है कि जो एक एक जनजात के ऊपर हम बात करेंगे कि जो जनजाति है, जैसे कि यहाँ पे गोंड पहले आता है सबसे नंबर पे, तो गोंड जनजात के बारे में हम डिटेल से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि करते थे। अभी हम देखेंगे कि जो स्थानांतरीय कृषि है वो क्या है। ठीक है, अर्थात जगह बदल बदल कर ये लोग खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तान की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहासकार अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है कि किस प्रकार गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांव की इकाई में विभाजित होते थे, जिसे 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतो में होता था। ठीक है, यानी 84 से जो नीचे आता था उसको कहते थे बरहोतो। उसको आपको ध्यान रखना है, बरहोतो। ठीक है, तो इसको कहते थे बरहोतो, जो 12-12 गाँव को मिला करके बनता था। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। जो 12 गाँव को मिला करके बनता था उसको कहते थे बरहोतो। ठीक है, जो 84 गाँव को मिला कर बनता था उसको कहते थे 84। ठीक है, और 84 को क्या कहते थे, एक भाषा में अगर कहें तो उसको कहते थे गढ़। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे
कि बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असामाजिक जो वर्ग है उसमें विभाजित होने लगा। ठीक है, जो वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होने लगा। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि की प्राप्ति की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा, जिनका नाम था अमनदास, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजा, ठीक है, जो महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से उन्होंने विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उन्होंने अपने 5 साल के पुत्र, जिसका नाम था वीर नारायण, के नाम पर शासन की कमान संभाली। उनके 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जम करके सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद में लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था, यानी कि बहुत ज़्यादा धन कमाया था। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुयात में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो भाग था उसको वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बाद, यानी कि इसके पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए। क्यों कमज़ोर हो गए? क्योंकि मुगलों ने आक्रमण किया और उसके पास जो भी संपत्ति थी उसको उसने लूट लिया। और लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेल और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वे असफल रहे। यहाँ पे एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है। क्या दिया है कि जो गोंड महिला है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये जो है ये गोंड महिला है। इसने स्थानांतरणीय कृषि के बारे में बताया है कि किस प्रकार ये लोग स्थानांतरणीय कृषि करते थे। तो जैसे कि क्या होता था कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता था। ठीक है, यानी जहाँ पे ये लोग जाते थे सबसे पहले वहाँ पे पेड़ पौधे जाते थे। पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तो ये लोग जब जाते थे तो वहाँ पे सबसे पहले पेड़ों को काटते थे, उसको जलाते थे। उसकी जो राख थी वो ज़मीन पर जब फैल जाती थी उसके बाद से वहाँ पे फसलों को ये लोग बोते थे। जब यहाँ की जो उर्वरता है उस खत्म हो जाती थी, फिर ये लोग दूसरे तरफ मूव कर जाते थे। फिर वहाँ पे इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते थे कि पेड़ों को काटते थे और फिर जलाते थे, और उसकी राख जब यहाँ पे फैल जाती थी फिर से यहाँ पे लोग बोना शुरू कर देते थे। इस प्रकार जो स्थानांतरणीय कृषि है, आपको नाम से भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा कि जो स्थानांतरणीय मतलब होता है स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण। ठीक है, यानी यहाँ की जो उर्वरता खत्म हो गई, फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो इस तरीके से यहाँ पे खेती की जाती थी। अगर हम गोंड का इलाका कहें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार जो गोंड का इलाका है ये यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, गोंडवाना लैंड आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जो ये वाला एरिया है यहाँ का, ठीक है, यहाँ वाला जो एरिया है ये गोंडवाना लैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नीचे वाला और मध्य प्रदेश कुछ थोड़ा सा आधा हिस्सा। तो आपको यहाँ पे नर्मदा नदी भी दिख रहा होगा। ठीक है, उसके एरिया से घिरा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे गोंडों का जो किस प्रकार ये लोग अपना शासन किए। अब नेक्स्ट में हमारा आता है अहोम जनजाति। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बस गए। उन्होंने भूइयाँ मतलब होता है भूस्वामी, भूइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोच हाचों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्ष पहले ही इसने आग्नेय अस्त्र का इसने इस्तेमाल किया था। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों का पराजय हुआ, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बना रहा। अहोम राज्य जो अहोम राज्य था वो बेगार पर निर्भर था।
राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था उसको हम कहते थे पाइक। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, पाइक को। ठीक है, जिनसे जबरन काम लिया जाता था उसको पाइक कहते हैं। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक राज्य को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, लेकिन इसके इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का स्थानांतरण किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए, यानी कि जो अहोम एकजुट थे अब वो धीरे धीरे टूटने लगे। ठीक है, विभिन्न खंडों में 17वीं सदी में शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा था वो केंद्रीकृत हो चुका था। ठीक है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था और इत्यादि के जो काम थे उस और निर्माण में, ठीक है, इन कामों में वे लोग जुटे हो जाते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके में भी अमल लाएं। अहोम समाज कुल में विभाजित था, जिसे हम खेल कहते हैं। इस बात को आपको नोटिस करना है क्या, कि जो अहोम समाज था वो कुलों में विभाजित था, जिन्हें हम खेल कहते हैं। जहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपनी ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ग्रामों का उस समय समूह था, हम बात कर रहे हैं किसकी बात, अहोम जनजाति की। ठीक है, अहोम जनजाति की जो सबसे निम्नतम है वो क्या है, वो ग्राम है। ग्रामों के समूह को हम कहते हैं क्या, खेल, और खेल के समूह को हम कहते हैं कुल। ठीक है, तो इस प्रकार ये बांटे हुए थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह यानी कि 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को की पूरी तरह से नहीं छोड़ा, यानी कि जो उसकी पारंपरिक आस्था थी उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों के अनुदान के में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की जो महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, बुरुंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में इसको लिखा गया। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे निष्कर्ष से पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे अहोम जो जनजाति है उसका जो एरिया है वो किस ओर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो असम वाला इलाका है। ठीक है, ये जो इलाका है यहाँ पे अहोम साम्राज्य जो अहोम जनजाति है यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो हमने बताया कि ये म्यांमार से यहाँ पे लोग आते थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ब्रह्मपुत्र नदी भी दिख रहा होगा, इसके एरिया में ये लोग बसे हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि इसका निष्कर्ष क्या है। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे हैं। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई है, अनुकूलन की। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। ठीक है, और इस तरह से वे अपनी राजनीतिक रूप से वे ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। यहाँ पे विश्व स्तर की बात करें तो एक है जो कि मंगोल नाम है। आपको एटलस में ढूंढना है कि जो मंगोलिया है जो कि चीन से सटा एक सीमा वाला राज्य है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो मंगोलिया में मंगोल जो जनजाति है ये लोग रहते थे। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति जो थे वो लोग मंगोल थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों यानी कि जिन्हें हम स्टेपी कहते हैं और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में ये लोग बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों में एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा इसने शामिल कर लिया था। मंगोलों के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं। ये विभिन्न जातियां और धार्मिक समूहों के समर्थन पर भी ये लोग आधारित था। अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर।